चलो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्नर्स थ्योरी। हम लोगों ने उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और उसकी थोड़ी कमियां भी निकाली थी। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हमें पढ़ना है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बेस प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो पीरियोडिक टेबल जो थी वो आप लोगों ने ग्रेड 11 में पढ़ी जरूर होगी, और कॉन्फ़िगरेशन तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप लोगों को याद भी होंगे। नहीं होंगे, पता है मुझे। तो इसीलिए पहले मैं कॉन्फ़िगरेशंस लिखवा रही हूँ आप लोग को, है ना? तो बच्चों, पीपीटी को स्टार्ट करने से पहले या उसके बारे में चर्चाएँ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशंस लिखने पड़ेंगे। स्पेसिफिकली 3D सीरीज़ के कॉन्फ़िगरेशन तो हमें आने ही चाहिए, और वैसे डी एंड एफ ब्लॉक इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो आपको डी ब्लॉक के पूरे ही कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए। बट अभी के लिए आई विल डिस्कस ओनली 3D सीरीज़, राइट? तो 3D सीरीज़ के अंदर कौन-कौन आता है? बच्चों, इसमें आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम कितने नंबर पे आता है? ये आता है बच्चों 21 पे। तो स्कैंडियम 21, उसके बाद में क्या आता है 22 पे? टाइटेनियम। देन क्या आएगा? वेनेडियम। देन क्या आएगा? क्रोमियम। उसके बाद में क्या आता है? मैग्नीज। ठीक है। उसके बाद में 26 पे आएगा हमारा आयरन। देन आएगा हमारा कौन? कोबाल्ट। देन आ गया 28 पे कौन? निकल। 29 पे आएगा कौन? कॉपर। कॉपर। और लास्ट 30 पे क्या आता है बच्चे? जिंक। जब हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो एक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका होता है पूरा लंबा ही लिख दो। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखा जाए तो कैसे बनेगा? ऐसे बोलोगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s आता था ना, 4s2 और 3d में करते थे 1। ध्यान से देखो, क्या ये आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है? कौन सा? आर्गन वाला। तो इसको कंसाइज करके या फिर रिड्यूस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इसको लिखने का एक और तरीका क्या होता है बच्चों? तरीका होगा, आप इसको ऐसे लिख दो, आर्गन, और 4s को बाद में लिखना है ना, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आउटर से ही तो निकालेंगे। तो आप इसको लिख सकते हो आर्गन 3d1 4s2। ठीक है। ऐसे ही इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चे? इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d2 4s2। वैनेडियम का क्या होगा? इसका हो जाएगा बेटा आर्गन 3d3 4s2। क्रोमियम याद रखना है भाई, स्पेशल केस है ना, आर्गन 3d5 4s1। यही पढ़ा होगा हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। ठीक है। तो हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी की वजह से क्या बन जाता है? 3d5। बोर्ड में बच्चों को यही बताया जाता है ना। वैसे इसके पीछे का रीजन होता है एक्सचेंज एनर्जी। केवल हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इसका रीजन नहीं होगा, बट अभी डिस्कस करने का सेंस नहीं है, क्योंकि अभी हम केवल एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है। देन हमारा हो गया मैग्नीज। मैग्नीज कितने नंबर पे आता है? 25। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3d5 4s2। नेक्स्ट देखो आयरन। आयरन कितने पे आता है? 26। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बेटू? ये बनेगा आर्गन 3d6 4s2। कोबाल्ट क्या बनेगा? आर्गन 3d7 4s2। निकल क्या बनेगा? आर्गन 3d8 4s2। और कॉपर क्या बनेगा? फिर से फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी बनेगा आर्गन 3d10 4s1। और जिंक क्या हो जाता है? जिंक होता है बेटी आर्गन 3d10 4s2। तो ये हो गए हमारे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल 3D एलिमेंट्स। एटलीस्ट ये तो हमें आने चाहिए। इसमें गड़बड़ करोगे तो वीबीटी में शुरू से गड़बड़ हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। अगली चीज पे आते हैं। दो टर्म है। देखो, एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा, ये एमओटी डायग्राम्स में भी पढ़ा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। और अनपेड इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं ना, ये देखते हैं। तो बेटो मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से दिखाते हैं। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। ठीक है। यूनिट होगी इसकी बोर मैग्नेटॉन बीएम, और यहाँ पे n क्या होता है? n होता है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे। ठीक है। इसी को आप क्या बोलोगे? n। अब मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने से फायदा क्या होता है? तो दो टर्म्स होते हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायामैग्नेटिक। देखो, ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्ट होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? पैरामैग्नेटिक। और जो वीकली रिपेल होंगे उनको आप क्या बोलोगे? डायामैग्नेटिक। ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा? हाथ लगा के देखेंगे तो नहीं कि आपकी तरफ कौन अट्रैक्ट हो रहा है? मैग्नेटिक हो ना आप भी, है ना, ऐसे ध्यान रखना। तो हाथ लगा के चेक नहीं करेंगे, हमें उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक छोटू सा इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरह काम करता है? एज अ स्मॉल मैग्नेट, छोटू मैग्नेट की तरह। ठीक है। तो ऐसे आयंस, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक, और अगर सारे ही पेयर्ड हैं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो कैसे होंगे? डायामैग्नेटिक। तो इस चीज का यूज इसी में आएगा। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, लेट्स से आपके पास में होता है टाइटेनियम +2।
क्या पढ़ा था अभी? कॉन्फ़िगरेशन टाइटेनियम का, आर्गन, और उसके बाद में क्या था? 3D, क्या था? 2 4s 2, यही था ना? टाइटेनियम प्लस 2 का मतलब क्या हो गया? ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये तो बचा 0, ये तो बचा 0, है ना? और अब बचे आपके पास 3D2। बेटा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना डी वाले, 3D2 कैसे फिल करोगे? 1 एंड 2। क्या इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हाँ जी, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे पुट कर दिए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा। तो बोलो ये आयन कैसा हुआ? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? कैसा हो गया ये? पैरामैग्नेटिक। एक और एग्जाम्पल लो, इसके बजाय अगर मैं आपको दे देती क्या? कॉपर। क्या होता है कॉपर? अभी भी पढ़ा था ना? तो मैंने दे दिया आपको क्या? Cu+2, है ना? और ये दे दिया 3D10 4s1। 4s1 ही था ना? 1 ही लिया था हमने ना? ये 1, मैं ना +1 ले रही हूँ यहाँ पे ताकि आप समझ पाओ। +1, ठीक है? +1 का मतलब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या बचा? 0। अब मुझे बताओ 5 होते हैं आपके पास में 3D ऑर्बिटल, 10 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्या हो गया? 3D10। इतनी चीज समझ में आ रही है? इसका मतलब ये जो आपका आयन है, इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, और अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। इतना क्लियर? अब ना देखो, इसके बाद में ना एक मस्त चीज सीखते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या? मैग्नेटिक मोमेंट का क्या था? √n इंटू n+2, जहां पे n क्या होते थे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सोचो अगर इसका n का वैल्यू 1 होता तो हम क्या करते? इसको लिखते √1 इंटू 1+2, यानी कि √3। बेटा √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.732 बोर मैग्नेटॉन। डन। उसके बाद में अगर मैं बोलूँ n इज इक्वल टू 2 होता तो √2 इंटू 2+2, 2 इंटू 4, 4 टू सा कितना हो गया? 8। 8 का मतलब हो गया 2√2, और √2 का वैल्यू आप लोगों ने ग्रेड 10 में बहुत याद किया हुआ है ना? 1.414 होता है। तो आंसर क्या आएगा? 2.828 बोर मैग्नेटॉन। ऐसे ही अगर n इज इक्वल टू 3 होता है तो ये आएगा √15, n इज इक्वल टू 4 आएगा तो ये होगा √24, और n इज इक्वल टू 5 आएगा तो ये होगा √35। अब मुझे बताओ 15 16 से छोटा है ना, तो जो वैल्यू आएगा वो 3.89 के अप्रॉक्स आएगा। 24 25 से छोटा है, इसका मतलब जो वैल्यू होगा वो 4.87 के अप्रॉक्स आएगा। 35 36 से छोटा है तो आंसर 5.89 के अप्रॉक्स कुछ आएगा। क्या एक चीज समझ में आ रही है? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, ये 1 पॉइंट समथिंग, 2 है 2 पॉइंट समथिंग, 3 है 3 पॉइंट समथिंग, 4 है 4 पॉइंट समथिंग, 5 है 5 पॉइंट समथिंग। समझा क्या? मतलब जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी की रेंज का आंसर आएगा। तो इससे फायदा क्या होगा? हर बार ये कैलकुलेट करने नहीं बैठना है ना? थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। शक्ल से स्मार्ट नहीं होना, तुम तो वैसे भी दोनों तरीके से स्मार्ट हो। समझे ना इस चीज को? तुम्हें क्या करना है? ये चीज ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया ये? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई वीबीटी के पोस्टुलेट्स। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। देखो वीबीटी ने क्या बोला था। अब वीबीटी में ऐसा बोला गया था कि जो आपके पास में सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन होता है ना बेटू, वो पहले क्या करता है? अगर कोई लिगेंड बॉन्डिंग करने आ रहा है तो वो अपना लॉन पेयर उसको डोनेट करेगा, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो अगर कोई लिगेंड अपना लॉन पेयर देने आएगा तो वो क्या करेगी? उसके लिए पहले ना एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाएगी। ठीक है, अब एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे कौन से? मतलब अगर देखा जाए तो मान लो मेरे पास में कोई मेटल है जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 3D1 4s2। अब आपको एक चीज पता है, ग्रेड 11 में पढ़ते थे, अवेलेबल तो 4p भी है, अवेलेबल तो 4d भी है ना? बट 4p 0 है और 4d भी कैसा है? 0 है। इसको कुछ ऐसा समझो, तुम्हारे घर में बहुत सारे कमरे हैं, सारे कमरे में लोग रहते नहीं है, बट अगर लोग नहीं रहते इसका मतलब ये थोड़ी कमरे कम हो गए, अभी भी कमरे हैं ना? वैसा ही इलेक्ट्रॉन भले ही इन दोनों में हो, बट इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भी है तो एम्प्टी ऑर्बिटल तो अवेलेबल है ना मेरे पास, तो ये भी अवेलेबल है। अब मेटल के पास क्वेश्चन है कि मुझे अंदर वाला डी भी मिल सकता है, मुझे बाहर वाला डी भी मिल सकता है, तो ये डिपेंड करेगा उस लिगेंड की स्ट्रेंथ पे। आपका जो लिगेंड होता है वो कितना पावरफुल है, उसी पर डिपेंड करेगा कि अंदर वाला ऑर्बिटल काम में आएगा या बाहर वाला। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, देखो एनसीईआरटी थोड़ी सी ना इस मामले में गलत बुक है, लेकिन हमें पढ़ना एनसीईआरटी के हिसाब से। ये हुआ क्या था, पहले मैग्नेटिक मोमेंट बताया, उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन बताया। मतलब तुम मुझे मैग्नेटिक मोमेंट बता दो, वीबीटी ने बोला तुम मुझे मैग्नेटिक मोमेंट बताओगे तो मैं तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन बता दूंगा। लेकिन एनसीईआरटी उल्टा बोलती है। एनसीईआरटी क्या बोलती है? मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताया, उसी के बाद मैंने ही मैग्नेटिक मोमेंट बताया। ऐसे ही दूसरा असम्पशन, मतलब
एनसीईआरटी ने पहले से मेंशन किया है कि साइनाइड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड होता है। ये बात एनसीईआरटी के अंदर लिखी है, वीबीटी ने नहीं बताया था, ये चीज सीएफटी के थ्रू पता चली थी, ठीक है। बट फिर भी हमें पढ़ना एनसीईआरटी के हिसाब से ही है, तो ये चीज ध्यान में रखना कि लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि जो आपका आने वाला लॉन पेयर है वो बाहर वाला ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा या अंदर वाला, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला क्या करेगा, अंदर वाला ऑक्यूपाई करेगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वो बाहर वाला। अब भाई ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे लिगेंड्स जो बहुत जल्दी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, उनको आप क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जो इजीली डोनेशन नहीं करते हैं उनको आप क्या बोलोगे, वीक फील्ड लिगेंड। पॉइंट क्लियर हो गया। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो आपके पास में कार्बन डोनर होता, तो कार्बन डोनर जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, फटाफट से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे। तो ये क्या कराते हैं, ये अंदर वाले ऑर्बिटल खाली करा लेते हैं। लेकिन यही मेरे पास मान लो हेलोजन लिगेंड्स है ना, हेलोजन डोनर होता है जिनके अंदर, ये वाले क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होंगे, है ना। और ज्यादा अच्छे से जब इसको हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो मैं वापस बताती हूँ, देखो सुनो। असम्पशन नंबर 1 क्या था, टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, to form a coordinate bond with metal the with ligand ना, with ligand लिखना ज्यादा सही रहेगा, with ligand metal first provide empty orbitals, पहले मेटल क्या करेगी, एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराएगी। अब ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स इनर भी हो सकते हैं और आउटर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, लिगेंड की स्ट्रेंथ पे। तो इनर और आउटर डिपेंड्स ऑन लिगेंड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा है वीबीटी के अंदर क्या, हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस होता है ना। अगर मान लो एस को डोनेट किया है, पी को किया है, डी को किया है, तो अलग अलग शेप और साइज के ऑर्बिटल हो गए, तो उनको सेम भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो पहले मेटल क्या करती है, मेटल बोली रुको लिगेंड, पहले मैं तुम्हें ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराती हूँ, फिर ना तुम्हें बुरा ना फील हो इसके लिए काम करते हैं, सारे के सारे ऑर्बिटल्स को मैं मिक्स कर देती हूँ और फिर उतने ही नंबर ऑफ नए ऑर्बिटल बनाऊंगी। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और जो बनने वाले ऑर्बिटल्स होंगे उनको आप क्या बोलोगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये कैसे होते हैं, शेप साइज एनर्जी में बिल्कुल सेम होंगे, ताकि बाहर से आने वाले लिगेंड को ऐसा फील ना हो कि देखो पक्षपात हुआ है, हमें तो अलग अलग टाइप के लिगेंड दिए, किसी को एस, अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल दिए, किसी को एस दे दिया, किसी को पी दे दिया, किसी को डी दे दिया, समझ गए ना, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या ध्यान में रखेंगे, आफ्टर दिस द orbitals undergo what, hybridization ये करेंगे, then ligand will donate its lone pair in the hybrid orbital। अब हमारे सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी है और 6 भी है, तो या तो लिगेंड आएंगे 4 या आएंगे 6, और 4 और 6 लिगेंड आके क्या करेंगे, किसी न किसी स्पेसिफिक ज्योमेट्री में अरेंज होंगे। तो नेक्स्ट बात इसने क्या बोली, नेक्स्ट बात बोली गई कि आफ्टर दैट ligands will arrange in a specific manner, ठीक है, स्पेसिफिक मैनर इन 3D space which is known as ज्योमेट्री। बेटी इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोलेंगे ज्योमेट्री। अब हमें कुछ ज्योमेट्रीज पता होनी चाहिए, कौन सी, देखो जैसे मान लो मेरे पास में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, तो ज्योमेट्री क्या होती है बेटी, लीनियर। अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 तो ज्योमेट्री क्या होगी, बोलो, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर मेरे पास में हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, sp3, अच्छा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 3, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4 में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, एक होती है dsp2, एक होता है d3s। ऑल्दो d3s हमारे काम में नहीं आएगा बट पता होना चाहिए। तो इसके केस में टेट्राहेड्रल है ना, और इसके केस में भी कैसा होगा बेटा, टेट्राहेड्रल, और इसके केस में कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है,
ऐसे ध्यान रखना। फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, sp3d हो सकता है या dsp3 हो सकता है। sp3d में होती है TBP ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसका 5, है ना। dsp3 में होता है स्क्वायर पायरामिडल, स्क्वायर पायरामिडल। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 5। और एक होता है sp3d2 बोल लो या फिर क्या बोलोगे d2sp3। इसमें तो दोनों ही केसेस में क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। अब एनसीईआरटी फेवरेट क्या है या सीबीएसई को कौन से अच्छे लगते हैं, तो सीबीएसई लव्स टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल। हमें मेनली इन्हीं 3 को स्टडी करना है, ठीक है। तो एक एक करके अब मैं सबके एग्जाम्पल लेती हूँ और आराम आराम से आपको समझाती जाती हूँ, ठीक है। आई होप पोस्टुलेट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। चलें आगे।